मुझे 2 मिनट अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात करूं। जी जी बिल्कुल, अगर मुझे टोके बगैर 2 मिनट मिल जाएं सिर्फ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जितनी बातें यहाँ की गई हैं, इन तमाम वाक़यात से हम वाकिफ़ भी हैं। बाज़ वाक़यात में हम मौजूद भी रही है हमारी जमात, हमारे अपने तजुर्बात भी हैं। मुस्लिम लीग के फ़ौज के साथ रोमांस जो था, एक तो रोमांस होता है जो अपनी फ़ौज के साथ होता है, वो तो सभी का होता है, लेकिन जो एक मैं समझता हूँ इल्लीगल रिलेशनशिप रही है, मुझे ये कहना चाहिए, वो भी रही है। लेकिन कई बरस गुजरे के बाद समझ आ गई तजर्बात से, गलतियों से। अब आ जाते हैं आज की बात पे। आप मुझे ये बताइए कि जब आप एक मुल्क को ऐसी जमहूरियत देंगे जो दागदार होगी, जो बीमार जमहूरियत होगी, जो मसाइल को बजाय सुलझाने के और उलझा देगी, और गलियों बाजारों में करप्शन और लूट मार और अकबा परवरी की दास्तानें फैल जाएंगी और लोग मुतमईन नहीं रहेंगे, लोगों की उमंगों का खून होगा, तो दरअसल आप मौका देंगे एक मुंह जोर फौज को कि वो आए और कोई बहाना तलाश करके मुल्क पर कब्जा करे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब एबटाबाद का ऑपरेशन हुआ तो हमने इनसे कहा था कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनवाएं। इन्होंने बजाय एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाने के एक ऐसा कमीशन बना दिया जिसमें ताकत का तवाज़ुन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब था। जब वो फैसल बेस पे अटैक हुआ, हमने कहा भाई इनका एहतसाब करो, कौन फौजी अफसर जिम्मेदार है, दिफा का जिम्मेदार कौन था। जब ये हमारी फौजी क़यादत आई पार्लियामेंट में तो कौन था जो उनके हक में तालियां बजा रहा था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLQ। और हम उनके साथ क्रॉस टॉक कर रहे थे, भले इज्जत एहतराम से कर रहे थे, मगर हमने एक एक सवाल पूछा। रात के 2 बजे तक क्रॉस टॉक हमने की, इन्होंने नहीं की। बुरे हम बने, मगर हम बने पाकिस्तान के हक में कि सवाल जवाब करें। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं, किसी कौमी असम्बली की करारदाद पर क्या मौजूदा हुकूमत ने अमल किया? और जब हमने देखा कि किसी करारदाद पर अमल नहीं होता, तो हमने एक और वाकया वकूफ़ पज़ीर होते देखा कि वज़ीर आज़म साहब और सदर साहब बैठे हुए हैं, फौज के सरबराह और DG ISI, और आप पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उनसे इस्तीफा हमने तो नहीं लिया, सदर साहब और वज़ीर आज़म साहब ने लिया। और अगर आप यानी आप फौजी जर्नैलों या अफसरों का एहतसाब करने की तो जरूरत नहीं करते, उनके बारे में बात नहीं करते, उनको तो आप एक्सटेंशन देते हैं। और जो गलतियां माजी में बाकी सियासी कुव्वतों ने की, आप उससे कहीं आगे जाके वो हमाकतें करते हैं। आप अपने एम्बेसडर से खुद ही इस्तीफा लेते हैं, फिर हमसे आप तवक्को करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके एक मिनट आसमा, 1 मिनट 1-2 जुमले बोलने दें। आप हमें सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो आपका गिला बनता है। आपने अगर पार्लियामेंट को मुअस्सर रहने दिया होता, हम सुप्रीम कोर्ट में ना जाते। हमने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा, हम सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगते हैं। उस इंसाफ का फैसला सिविल हुकूमत के खिलाफ हो या किसी फौजी अफसर के खिलाफ हो, यह काम अब सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है। आपने उसे फंक्शनल नहीं, डिसफंक्शनल कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है खालिद साहब, लेकिन मेरा एक सवाल जो है कि वो मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैंने गोंदल साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, लेकिन एक सवाल तो वही रहेगा, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने किया था कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इसका इम्पैक्ट किस तरह से होगा? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खुदा न खास्ता, मेरा सवाल वहीं का वहीं है, किसी के हाथों इस्तेमाल तो नहीं हुई? एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, इस सवाल को दोबारा लेके आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेमो का मामला कहाँ लेके जा रहा है और क्या तारीख के इस कटहरे में हम सब खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे, ये बहरहाल एक सवाल है। गोंदल साहब, आपके ऊपर भी बहुत से एतराज़ात हैं। हज़रत निसार साहब ने कहा, ख्वाजा साहब ने कहा, गवर्नेंस के इशू हैं बहुत ज़्यादा। अगर ये सब ना होता तो आज शायद ये दिन देखना ना पड़ते। और उन्होंने कहा कि एबटाबाद कमीशन आप बना देते, उसकी सही तहकीकात होती तो आज ये सब नहीं होता। पहली बात तो ये है कि ये गवर्नेंस पे सवाल पे ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं अब थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ पार्लियामेंट की बात करता हूँ। हाँ। पार्लियामेंट में जितने रेजोल्यूशन हुए उस पर हमारा ये क्लेम है कि हमने उनको इम्प्लीमेंट किया। अभी एबटाबाद कमीशन की बात करते हैं तो उसमें सीनियर मोस्ट जज का जो तय था, एक असूल की बात थी, हमने सीनियर मोस्ट जज को वहाँ उसका चेयरमैन बनाया। उसके बाद जो भी रेजोल्यूशन है हमने उनको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन जो अभी ड्रोन अटैक्स के हवाले से एक लोग हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी समझते थे, तो वो भी असमा इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो हुकूमतें करती हैं, खा वो डिक्टेटर हो खा वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो, उसका एक इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं। अब हमें मौका मिला
जो ही हमें मौका मिला हमने इमीडिएटली उस पर फैसला किया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हकानी साहब को, अगर हकानी साहब से हमने इस्तीफ़ा लिया तो फ़ौज यकीनन उसमें एक स्टेक होल्डर थी, जो वो मेमो था उसके रेफरेंस के हवाले से, तो हमने उनको एतमाद में लिया। तो फिर आप DGISI से भी इस्तीफा लेते? सुने, उसी वक्त DGISI से भी इस्तीफा लेते ना कि वो आपको बगैर बताए चले गए। उसी वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है वो है पार्लियामेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें पूरी जमातों की नुमाइंदगी है और जिसमें मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी है, पीपल पार्टी की, सेनेट और नेशनल असम्बली की पूरे जो हाउस में जितनी नुमाइंदगी है उसके मेम्बरान हैं। और इससे बड़ा इदारा मैं समझता हूँ पार्लियामेंट से बड़ा कोई इदारा नहीं है। और माशाल्लाह बड़े ऑनरेबल मेंबर हैं नून की तरफ से। इसहाक डार के बारे में कौन कहता है? मैं क्विकली, आपने क्या जब ये मामला हो रहा था वजीर आजम ने DGISI से ये कहा कि वो उनके मातहत हैं, उनसे उनको बताए बगैर वो क्यों गए, ये उन्होंने बात की? देखो मेरी सुनो, इसका भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मसलन अगर मेरे से आपने सवाल किया ना, ISI को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसका काम है उसको प्रोब इन करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना। तो मेरा ख्याल में ये कोई इतना इशू नहीं था। इशू ये था कि उन्होंने तो सर आपके गले पड़ गए, अगर आपने नहीं किया होता तो ये सब गले इसलिए पड़ा अगर हम इस पे एक्शन ना लेते, पार्लियामेंट में जो हमने कमिट किया था उसको इम्प्लीमेंट ना करते, इसको हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ना भेजते, सबसे बड़े इदारे में भेजा है, फिर प्राइम मिनिस्टर खुद उस काउंसिल में गए हैं। अगर ये हम एक्शन ना लेते तो फिर मैं कत्तन किसी को कहने का हक बजानब नहीं था कि वो कोर्ट में जाते। आप कहते हैं कि आप इससे पहले कोर्ट में चले गए, PMLN इससे पहले चली गई, इसके बाद गई है वो, ठीक है, पहले नहीं गई। हाँ। हमारे एक्शन के बाद गई। यही तो एक गिला है कि जब अगर गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया है तो मेरे ख्याल में उसका इंतजार करना चाहिए। जी खाई साहब, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। एक सेकंड, कोर्ट में जाना भी हमें ऐसा सच कोई इतराज नहीं है। इतराज सिर्फ ये है कि आज एक, जो मैंने पहले जिक्र किया कि आज एक तारीखी मोड़ था, इस पे अगर हम एक यूनानिमस डिसीजन ले रहे थे, पूरी कौम मुत्तहिद थी, इसको थोड़ा सा जो डिवाइड हुई है, मुझे सिर्फ सच्ची बात ये कोर्ट में जाने से, अदरवाइज ये नहीं है। अब कौम टोटल डिवाइड हो चुकी है, ये डिवीजन नहीं होनी चाहिए। ये डिवीजन PMLN के खाते में जाएगी। ख्वाजा साहब, लोग ये कह रहे हैं, ये इनका गोंदा साहब का भी यही कहना है। ऐसे नहीं, इनका कहना है, कौम का कहना है, ये नहीं। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, एक तो ये बात जो है, इससे मेरे समेत शायद कोई भी इत्तफाक नहीं करेगा कि जितनी मुश्तरका करारदादें पार्लियामेंट ने पास की पिछले 3.5 पौने 4 साल में, उनमें ये अमल दरामद किसी पे करवा नहीं सके। दूसरी बात यह है, मुझे कहने में कोई बात नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन अफवाज की एजेंसीज करें मेमू स्कैंडल की या हुकूमत की एजेंसीज, हमारा ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि फ़ौज की एजेंसीज बात करेंगी फ़ौज के हक में, और वो इनकी एजेंसीज काम करती हैं तो वो डिस्टॉर्ट करती हैं फैक्ट्स को और हुकूमत के हक में बात करती हैं। और कोई गैर जानिबदार अदारा सिवाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बचा नहीं है जिससे इंसाफ की तवक्को की जाए। एक ये बहुत अहम बात है। दूसरी बात यह है कि जो हिकमत अमली ये फरमा रहे हैं, ये आगे, ये मेरी जाती राय है, जहां तक उनकी रसद बंद करने का मामला है वो तो इन्होंने ठीक काम किया, भले 3.5-4 साल बाद किया, लेकिन दो बातें अभी और हैं। सामने आ रहे हैं। आसमा एक सेकंड, 2-3 बातें हैं जिन पर सवालिया निशानात है, कोई भी नहीं है, और 2-3 बातें जिन पर सवालिया निशान है, उसके ऊपर भी जवाब हुकूमत को देना चाहिए, अफवाज को भी देना चाहिए। भाई 2 घंटे वो हमारे फौजियों पर आकर शेलिंग करते रहे, हमारी एयरफोर्स किधर थी और हमारी बाकी फोर्सेस किधर थी? ये सोए हुए थे, जाग रहे थे, ये उनसे कौन पूछेगा? ये हुक्मरानों का काम है पूछना। आप पूछते ही नहीं है, आप अपने एम्बेसडर से इस्तीफा ले लेते हैं और आप फौजी जर्नैलों से तो बात ही नहीं करते, हिम्मत ही नहीं है बात करने की। तो मैं ये कहना, बड़ी सीधी बात मैं इनके साथ कर रहा हूं, उनसे भी तो किसी ने सवाल जवाब करना है कि नहीं करना। एक और बात है, मंसूर एजाज जो एक मुश्तबा किरदार है और जो अमेरिकन है और जो अमेरिकियों के इंटरेस्ट में काम करता है, हमारी हुकूमत के पास तो शायद कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हम तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मंसूर एजाज को तलब करेगी, अगर वो ठीक कह रहा है आए पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के सामने और उसके बनाए हुए कमीशन के सामने, मालूम पड़े कि मंसूर एजाज किसके लिए काम कर रहा है। क्योंकि एक बात का मुझे अंदाजा है बतौर पाकिस्तानी के कि मंसूर एजाज झूठ बोल रहा है या सच कह रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करता है, वो अमेरिकियों के इंटरेस्ट में काम करता है। लेकिन एक ये पहलू भी अनफोल्ड होना चाहिए। सिर्फ टारगेट, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि सिर्फ टारगेट जरदारी साहब हो या हक्कानी साहब हो, सारे किरदार सामने आने चाहिए कि हुकूमत का किरदार क्या है। मंसूर एजाज किसके कहने पे अचानक सच बोलने का दौरा पड़ गया। इतना मामला आसान नहीं है ना, अब तो ये सारी के मामला जो पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, अब किसी तो खुलना चाहिए ना। अगर आसमा शहराजी साहब तो पार्लियामेंट झूठी होती है। आसमा शहराजी साहब, पार्लियामेंट किस तरह झूठी होती है?
एक फर्द या उसके चंद साथी कोई वारदात कर जाएं पाकिस्तान के साथ, या कोई फौजी अफसर अपने फराइज से गफलत करे, तो क्यों ना हकाइक से पाकिस्तानी कौम को आ गई हो, उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, लेकिन सच सामने नहीं आना चाहिए कौम के। तो मैंने खोल के रख दिया है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से रजू करने के सिवा कोई चारा नहीं। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो आपने सवाल उठाया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी गैर जमहूरी कुव्वत की आलाकार बनने का तस्वुर कर नहीं सकती। वो दौर लद गया, बीत गया, खत्म हो गया, दफन हो गया। अच्छा, तो क्या आप डीजीआईएसआई के इस्तीफे का मुतालबा करेंगे? देखिए, डीजीआईएसआई के इस्तीफे की बात इसके अंदर है ना, अब इस मेमो के अंदर देखिए बात उनके ऊपर भी इल्जाम है कि वो सदर ज़रदारी की हुकूमत हटाना चाह रहे थे। एक सेकंड ठहरिए, हुसैन हक्कानी के इस्तीफे का मुतालबा भी हमने नहीं किया, इन्होंने खुद ही ले लिया। इन्होंने हुसैन हक्कानी को अदालत में जाने से पहले बज़्म खुद मुजरम डिक्लेयर कर दिया। हम ये कहते हैं कि आप अदालत में, हमने फरीक नहीं बनाया डीजीआईएसआई को, हमने फरीक नहीं बनाया फौज के सरबराह को, सदर और वजीर आजम को तो सिर्फ फरीक नहीं बनाया, हमने सबों को फरीक बनाया है। अब ये अदालत फैसला करे और जिसकी जितनी गलती है उसकी झोली में डाले, और जिसे गलती जिसकी साबित हो उसको सजा मिलनी चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब जबकि कौन है जजमेंट देने वाले? मरकजी मुल्ज़िम, एक ने इस्तीफा दे दिया, आप दूसरे से इस्तीफा नहीं मांगेंगे? डीजीआईएसआई से आसमा शिराजी साहबा, हम सदर से, वजीर आजम से, या डीजीआईएसआई से, या हुसैन हक्कानी से खुद इस्तीफा मांगने वाले कौन? हम जजमेंट पास करें? हमें तो ये प्रॉब्लम हो गई है, हम लोगों को, मीडिया के लोगों को भी और बाद सियासतदानों को भी। हाशमी साहब ने तो आज मांगा है, हाशमी साहब ने सदर, वजीर आजम और पार्लियामेंट से तो इस्तीफे मांगे हैं। उसकी बुनियाद सिर्फ सुने, उसकी बुनियाद सिर्फ मेमू गेट का स्कैंडल नहीं है, उसकी बुनियाद इनकी 4.25 साल की नाअहल हुक्मरानी है, जिसने, हम समझते हैं और हम कन्विंस हैं कि इनकी इस नाकिस कारकर्दगी के बाइस ही हुक्मरानी खो चुके हैं। लेकिन सुने, एक मिनट आसमा, एक सेकंड, लेकिन ये गैर आईनी तब्दीली के हामी नहीं है। अर्ली इलेक्शन करवाएं आइन के नीचे और पुरअमन इंतकाल इक्तदार, कोई गैर जमहूरी मदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर नहीं करेंगे, ये तो कैटेगोरिकल है जी। हम इसलिए खायसा इजाज़त है ना जी हजूर, हम इसलिए कहते हैं कि ये लोग गलती कर रहे हैं, ये लोग ट्रैप हो गए हैं कि 4 साल तो इन्होंने हमें बर्दाश्त कर लिया। अब इनका प्रेसिडेंट साहब से इस्तीफा की डिमांड कर रहे हैं, गो जरदारी गो की तहरीक चला रहे हैं, और फौज पे कोई भी गलती होती है, अभी बड़े इनको तशवीह थी कि 2 घंटे उधर बम्बिंग होती रही, तो कोई गोलाबारी होती रही, तो फौज के खिलाफ किसी ने बात नहीं की, किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। जवाब तो ये भी फौज के खिलाफ नहीं गए, फौज के खिलाफ नहीं गए, पार्लियामेंट के फैसले का इंतजार नहीं किया, प्रेसिडेंट से कभी इस्तीफा मांगते हैं, कभी सिक्योरिटी रिस्क कहते हैं। तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि अभी 6 महीने रह गए, अगर ये 6 महीने बर्दाश्त कर लें जमहूरियत को, 6 महीने बर्दाश्त करें, इलेक्शन तो आने वाले हैं। तो यही हम कहते हैं कि ये सिस्टम के खिलाफ जब हम आप इलेक्शन 2012 में करा, जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं 2012 में इंतखाबात उसकी ये 2-3 खायसा प्लीज सुन लें, ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से हम करते हैं कि इतना वक्त गुजर गया है, जब अब इतना टाइम गुजर गया, थोड़ा सा सब्र कर लें, तो रूटीन में इलेक्शन होने दें, पाकिस्तान की तारीख को, जमहूरियत को कम से कम लाइन करें, उसके बाद देखें जिसको अवाम इलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अयाज अमीर साहब ने बुरा ताज कॉलम भी लिखा है और बहुत खूबसूरत बात भी कही है कि कब तक जमहूरियतों के खिलाफ 64 में ये तमाशा चलता रहेगा, कब तक जमहूरियतों को सिर्फ कटहरे में खड़ा किया जाता रहेगा, कब तक अवाम के नुमाइंदों को यह हक नहीं दिया जाएगा कि उनके पास इख्तियार भी हो, और जब ये सब चीज़ें अवाम पूछते हैं तो उसके बाद कोई जवाब नहीं होता। क्या ऐसा ही रहेगा? फैसला आपका।